नमस्कार दोस्तों, कल हमने यह वीडियो अपलोड किया था लेकिन गलती से अनएडिटेड वर्जन अपलोड हो गया जिसमें इलस्ट्रेटिव पिक्चर्स शामिल नहीं हो पाई थीं। इसलिए हमने उस वीडियो को अनलिस्ट कर दिया है और उसकी जगह यह एडिटेड वर्जन अपलोड कर रहे हैं। असुविधा के लिए खेद है। आशा है कि आपका प्यार और समर्थन हमेशा बना रहेगा। लीजिए, नया वीडियो प्रस्तुत है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमने रिसेंटली एक नया सीरीज़ शुरू किया है हमारे चैनल पे, जिसमें हम आप जैसे व्यूअर्स के क्वेश्चंस के आंसर्स देते हैं। आपके जो भी डाउट होते हैं आप हमसे शेयर करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि उन सारे क्वेश्चंस को अपने तरीके से एक्सपेरिमेंट्स के साथ में, प्रैक्टिकल के साथ में आप तक पहुँचाने की कोशिश करें। क्योंकि होता क्या है, क्योंकि हम जब YouTube में उसके कमेंट्स बॉक्स में जब आंसर लिखते हैं तो 3-4 लाइन में ही आंसर होता है, जिसमें ना तो व्यूअर को सेटिस्फैक्शन मिलता है ना मुझे ही सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो मैंने ये नया सीरीज़ अभी शुरू किया है जिसमें हम आपके जो भी डाउट्स होंगे उसको मैं अपने एक्सपेरिमेंट और प्रैक्टिकल के साथ में सारे सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो में मैं अपने एक व्यूअर हैं मिस्टर कमल नारंग, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। उन्होंने हमारा एक वीडियो देखा था TTL फ्लैश के बारे में, और उसके बाद में उन्होंने एक ओसाका की TT90 फ्लैश का ऑर्डर किया जो उनके पास ऑनलाइन आई है, और उस फ्लैश में उनको कुछ दिक्कतें जा रही हैं। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि इस फ्लैश के जितने भी ऑपरेशंस हैं एक बार हमें आप प्रैक्टिकली समझा दीजिए, सो दैट उसको फिर फॉलो करेंगे और उसके हिसाब से वो अपने एंड पे यूज़ करेंगे। तो दोस्तों, ये है TT990 ओसाका की, और इसके अलावा और भी जितनी भी आपके पास TTL फ्लैश हो, चाहे वो गोडाक्स की हो, चाहे कोडाक की हो, या किसी और ब्रांड की भी हो, फंक्शन सबके सेम रहते हैं। तो अभी मैं आपको इस फ्लैश में जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब के बारे में एक एक करके बताऊंगा। अपने एंड पे आप उसको आसानी से अपने फ्लैश में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली जो TTL फ्लैश होती है और जो एक ऑर्डिनरी पावर फ्लैश होती है या बिल्कुल एक ऑर्डिनरी फ्लैश होती है, उसमें फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि जो बिल्कुल ऑर्डिनरी फ्लैश होती है उसमें आपके पास पावर एडजस्ट करने का कोई सिस्टम नहीं होता। आपको सिंपली फ्लैश को अपने कैमरे पे माउंट करते हैं और डिस्टेंस के हिसाब से आपको डायफ्राम बार बार चेंज करना पड़ता है, अपर्चर बार बार चेंज करना पड़ता है, और अकॉर्डिंगली आपकी फ़ोटो आती रहती है। उसके बाद में जो दूसरी जो बीच की सीरीज की जो फ्लैश होती हैं उसमें एक पावर चेंज करने का सिस्टम रहता है कि आप ज़रूरत के हिसाब से पावर को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर डायफ्राम के ऊपर पिक्चर लेना या पर्टिकुलर ISO के ऊपर पिक्चर लेना, और आप चाहते हैं कि उसमें आपकी पिक्चर ओवर या अंडर हो सकती है, तो आप अपने फ्लैश की पावर को कम ज़्यादा करके भी पिक्चर की इंटेंसिटी को, पिक्चर की एक्सपोजर को बैलेंस कर सकते हैं। और तीसरा, जब आपके पास समय की कमी हो या आप चाहते हो कि मेरे को बार बार अपर्चर चेंज ना करना पड़े या बार बार मुझे ISO चेंज ना करना पड़े, तो उस केस में फिर ये TTL फ्लैश यूज़ की जाती है। TTL फ्लैश की सबसे बड़ी खासियत ये रहती है कि आप अपने कैमरे में एक बार कोई भी सेटिंग लगा दीजिए तो उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर आप आसानी से कोई भी फ़ोटो खींच सकते हैं। कैमरा अपने आप डिस्टेंस और सिचुएशंस, लाइट के हिसाब से इसके अंदर से निकलने वाली लाइट को कम ज़्यादा करता रहेगा। तो आइए दोस्तों, डिटेल में हम आपको बताना शुरू करते हैं इस TTL फ्लैश के बारे में। दोस्तों, ये फ्लैश हमने अपने कैमरे पर माउंट कर ली है। अब इसमें आप चाहें तो मैनुअल मोड पे खींच सकते हैं या आप कोई ऑटो मोड यूज़ कर सकते हैं। आप सबसे पहले फ्लैश को ऑन कीजिए। तो हम जैसे ही फ्लैश को ऑन करते हैं हमारे पास 3 तरह के इसमें मोड्स आते हैं। सबसे पहला, अगर आप मोड सेलेक्शन देखेंगे तो यहाँ पर मोड सेलेक्शन का बटन होता है। पहला बटन जैसे ही हमने दबाया तो उसमें TTL लिखा हुआ आया। दूसरा बटन दबाया हमने तो M लिखा हुआ आया। M मतलब आपको मैन्युअली सारे कंट्रोल करने पड़ेंगे। और उसी के साथ में इसका जो पावर सिलेक्शन का बटन है, पावर सिलेक्शन में अभी आप पहला बटन दबाएंगे तो हाफ हो जाएगा। इस तरह से करते 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 आप इसकी इंटेंसिटी को रिड्यूस कर सकते हैं। इसी तरह से जब इसको हमने दूसरा बटन दबाना शुरू किया तो इंटेंसिटी बढ़ना शुरू होगी। मतलब ये हर फ्लैश में नॉर्मली 1 से लेके, मतलब फुल से लेके 1/128 तक का डिवीज़न रहता है। तो बेसिकली अगर आपको याद होगा कुछ दिन पहले जो मैंने आपको स्टॉप समझाया था,
जैसे कि अपर्चर में एक स्टॉप के बाद दूसरा स्टॉप होता है, मतलब 22 के बाद 16 होता है, 16 के बाद 11 होता है, 11 के बाद 8 होता है, 8 के बाद 5.6 होता है। इस तरह से स्टॉप जैसे जैसे हम बढ़ाते घटाते जाते हैं वैसे वैसे लाइट के हिसाब से अपर्चर चेंज होता रहता है और लाइट की इंटेंसिटी के हिसाब से हम अपर्चर को कम ज़्यादा करते हैं। उसी तरीके से अगर आप अपर्चर से एडजस्ट करना नहीं चाहते हैं तो आप इसके पावर से एडजस्ट कर सकते हैं। पावर भी एग्जैक्टली एक दूसरे का हाफ होता रहता है। तो सपोज फुल पावर है, फुल के बाद हाफ होती है, हाफ के बाद 1/4 होती है, 1/4 के बाद 1/8, 132, 1/64, 1/128 तक जाती है। तो मान लो आपको किसी एक डिस्टेंस पे फ़ोटो खींचनी है और आप चाहते हैं कि मेरे को डायफ्राम कम नहीं करना है और मेरी पिक्चर ओवर एक्सपोज नहीं होना चाहिए, तो उस कंडीशन में आप बड़े डायफ्राम के ऊपर पावर कम कर दीजिए, तो बड़े डायफ्राम पे भी पिक्चर ले सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं मुझे साथ में दूर तक की लोगों की भी पिक्चर क्लियर चाहिए, तो आप अपर्चर को छोटा कर दीजिए। मान लीजिए आप 8 कर देते हैं या 11 कर देते हैं, जो भी अपर्चर आपको लगाना हो, तो उसके हिसाब से आप फ्लैश की पावर को चेंज करके अगेन ज़्यादा कर दीजिए। अभी मैंने हाफ पावर कर दी है, तो जैसे ही मैं ये दबाऊँगा बटन तो फ्लैश की इंटेंसिटी ज़्यादा निकल रही है। तो ये तो हो गया बेसिकली पावर कंट्रोल। लेकिन अब आपको इतना समय नहीं है कि मैं बार बार अपने हिसाब से अपर्चर चेंज करूं या पावर चेंज करूं। तो उस कंडीशंस में ये TTL फ्लैश का TTL मोड काम आता है। अब हम आपको TTL फ्लैश को यूज़ करके बताते हैं। तो हमने फ्लैश को माउंट कर लिया है कैमरे के ऊपर, और कोई सा भी एक जो आपको समझ में आता हो अपनी डिस्टेंस और अपनी लाइट कंडीशंस के हिसाब से कि क्या डायफ्राम और क्या ISO सूट करेगा। तो जैसे मेरा अभी एक क्लोज रूम है और मेरे को करीब करीब 10-12 फीट से ही पिक्चर खींचनी है, तो 10-12 फीट की पिक्चर के हिसाब से मैं इसमें एक ISO सेट कर देता हूँ, क्योंकि रूम के अंदर पिक्चर लेना है और मैं चाहता हूँ कि मेरे को डेप्थ भी अच्छी मिले, तो मैं थोड़ा सा छोटा अपर्चर यूज़ करूँगा। तो उसके लिए मैंने इसके अंदर ISO 1600 लगा दिया और डायफ्राम हमने अपर्चर जो हमने 7.1 लगा दिया। तो अब ये मेरे कैमरे के ऊपर ये लिखा हुआ आ गया कि f7.1, मतलब फ्लैश के ऊपर लिखा हुआ आ गया, मतलब फ्लैश हमारी कैमरे के साथ में कंपेटेबल हो गई। उसने रीड कर लिया कि मेरे कैमरे के अंदर कौन सा डायफ्राम लगा हुआ है। अब जब भी मैं किसी चीज़ को एम करूँगा, सपोज़ मैंने हमारे अपने कैमरे को अभी एम किया, तो ये इसके अंदर से निकलने वाली एक जो बीम है पहले कैमरे तक जाती है और उसके बाद वो रीड कर लेती है कि मेरे कैमरे को कितनी ज़रूरत है, तो उसके हिसाब से उतनी ही लाइट निकलेगी जितनी की ज़रूरत है। अब सपोज़ अगर मैं दूर की कोई चीज़ फोकस करता हूँ, जैसे मेरे से सामने वाला जो दीवार है वो करीब करीब 15-16 फीट की दूरी पे है, तो जैसे ही मैं उसको एम करके फ़ोटो खींचूँगा तो थोड़ी सी ज़्यादा लाइट निकलेगी। अब अभी ये वाली पिक्चर और पिछली वाली पिक्चर दोनों का इंटेंसिटी सेम है, दोनों का एक्सपोजर सेम है। अब ये अगर मुझे इसकी फ़ोटो खींचनी है तो ये मेरे से बहुत से 3 फीट की दूरी पे है, तो ये उसके हिसाब से लाइट निकालेगा। तो अपने हिसाब से जितनी दूरी कम ज़्यादा हो रही है उसके हिसाब से इसके अंदर से निकलने वाली लाइट कम ज़्यादा होती रहेगी। मुझे बार बार इसमें अपर्चर और बार बार मुझे ISO चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बेसिकली इस TTL फ्लैश की सबसे बड़ी खासियत यही है कि जब भी आप किसी पार्टी फंक्शन में जाते हैं, किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे आपको फ्रिक्वेंटली डिस्टेंस चेंज हो रहा हो, क्योंकि किसी भी जगह पे कभी भी आप इंश्योर नहीं कर सकते कि मैं 5 फीट से ही पिक्चर खींचूँगा या मैं 10 फीट से ही पिक्चर लूँगा या मैं 3 फीट से ही पिक्चर लूँगा। आपकी सिचुएशन बड़ी डायनामिक रहती है और आप चाहे कितने ही एक्सपीरियंस्ड क्यों ना हो, इतनी जल्दी अपर्चर कोई चेंज नहीं कर पाता। और इन केस अगर चेंज करता भी है या पावर कैमरे की फ्लैश की पावर चेंज करता भी है, उतनी एक्यूरेट सेटिंग नहीं होती है। आप देखना अगर आपने एक फंक्शन में 25 फ़ोटो खींची है तो हर फोटो के एक्सपोजर में प्लस माइनस का थोड़ा सा वेरिएशन दिखेगा, जो कि आंखों से जब आप एल्बम के पन्ने पलटते हैं किसी एक इंडिविजुअल फ़ोटो को देखेंगे तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा कि डिफरेंस दोनों में है।
लेकिन अगर आप बारी बारी से सारी फ़ोटो को स्कैन करेंगे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद सारी पिक्चर दिखेंगे, तो आपको साफ दिखेगा किसी में पिक्चर थोड़ी सी प्लस है, किसी में पिक्चर थोड़ी सी माइनस है। लेकिन अगर आपने TTL फ्लैश से फ़ोटो खींची है और अगर आपने TTL मोड पर लगा के एक ही रूम के अंदर अलग अलग डिस्टेंस पर ही फ़ोटो खींची है, सारी पिक्चर का एक्सपोजर आपको सेम मिलेगा। तो ये TTL फ्लैश की सबसे बड़ी खासियत होती है। जब आप TTL मोड में फ़ोटो लेते हैं तो आप कोई सा भी जो आपने अपर्चर लगाया है या ISO लगाया है, उसके ऊपर आप एक टेस्ट पिक्चर लीजिए, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपने TTL मोड में डाल दिया है और एक कोई डायफ्राम लगा दिया है, ISO लगा दिया है तो एक्यूरेट पिक्चर आएंगी, क्योंकि सिचुएशंस के हिसाब से, लाइट कंडीशंस के हिसाब से और आपके टेस्ट के हिसाब से पिक्चर का एक्सपोजर बदलता है। तो आप सबसे पहले एक पिक्चर लीजिए, कोई सा भी एक, जो भी सामने 10 फीट पे, 15 फीट पे, 8 फीट पे है खड़ा, आप उसकी एक पिक्चर लीजिए और पिक्चर लेने के बाद उसको आप देखिए। तो इसके अंदर फ्लैश में एक एक्सपोजर कंपनसेशन का प्रोविज़न रहता है। आप उसको जैसे ही दबाएंगे यहाँ पर, तो आप देखिए यहाँ पर -0.3 लिखा हुआ आ गया, इसको दबाएंगे तो +0.3 आ गया। तो मतलब अगर आपको लग रहा है कि पिक्चर मेरी थोड़ी सी अंडर एक्सपोज है, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से उसको प्लस साइड में कंपनसेट कर दीजिए। मतलब हर पिक्चर अपने आप थोड़ी सी वो ओवर एक्सपोज करेगा। तो 0.3, 0.7, 1, 1.3, 1.7, 2 इस तरह से अलग अलग मतलब आप अपने हिसाब से इसको कंपनसेट कर सकते हैं। उसी तरीके से ये माइनस साइड में भी जाता है कि अगर आपको लग रहा है कि पिक्चर थोड़ी सी ओवर एक्सपोज हो रही है, तो फ्लैश में ये इसको माइनस साइड में इसको कंपनसेट कर दीजिए। मैक्सिमम साइड में +3 तक जाता है और माइनस साइड में भी -3 तक जाता है। तो फ्लैश में कंपनसेशन, इस वाली फ्लैश में कंपनसेशन जो है -3 से लेके +3 तक है। मतलब अगर आपकी फ़ोटो अगर आपको लगती है कि ओवर एक्सपोज हो गई है, तो आप माइनस साइड में 0.3 से लेके 3 तक कर सकते हैं। उसी तरह से आपको लग रहा है कि अगर अंडर एक्सपोज हो रही है, तो +0.3 से +3 तक का कंपनसेशन लगा सकते हैं। तो उस केस में क्या होगा, एक बार लगा दीजिए खाली, बाकी उसके बाद इस पूरे कमरे के अंदर आप जब भी कोई फ़ोटो खींचेंगे तो इसके अंदर से निकलने वाली लाइट अपने आप प्लस माइनस जो भी रिक्वायरमेंट है वो करती रहेगी। अब ये प्लस माइनस की ज़रूरत और भी कहाँ पड़ती है, होता क्या है कि जैसे आप अगर मान लीजिए किसी एक बहुत फेयर कॉम्प्लेक्शन के किसी का फ़ोटो खींचते हैं, तो उस केस में आपका एक्सपोजर कुछ और रहेगा। लेकिन अगर उसी सेटिंग से आप किसी डार्क कॉम्प्लेक्शन व्यक्ति का फ़ोटो खींचते हैं, तो आपको लगेगा उसकी पिक्चर थोड़ी सी अंडर एक्सपोज हो रही है। तो उस केस में जैसे मान लीजिए आपने अपने कैमरे के अंदर जो भी सेटिंग लगा रखी है, फ्लैश के अंदर जो भी सेटिंग लगा रखी है, लेकिन जब भी आपको लगे कि नहीं, इस पर्टिकुलर पर्सन के लिए मुझे थोड़ा सा और एक्सपोजर चाहिए सो दैट उसका चेहरा थोड़ा सा फेयर दिखे, तो आप उसके हिसाब से +0.3, +0.7 या +1 इस तरह से एक्सपोजर कंपनसेशन दे सकते हैं। तो उस पूरी सीरीज़ में जितनी भी पिक्चर आप खींचेंगे, फ्लैश अपने आप लाइट को एडजस्ट करती रहेगी और आपकी पिक्चर जो है कंपैरेटिवली थोड़ी सी फेयर आना शुरू हो जाएगी। अब इसके बाद इस तरह की जो फ्लैश होती हैं उसमें एक मोड और होता है जिसको मल्टी मोड बोलते हैं। मल्टी मोड का मतलब ये होता है कि अगर आपको स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट डालना है अपनी फ़ोटो में, मान लीजिए कि मुझे कोई एक्शन की फ़ोटो लेने से अगर मैं एक हाथ में एक हैमर पकड़ लूँ और उसको इस वाले तरीके से मैं हिट करता हूँ, तो पूरे रास्ते का जो मेरे हाथ का एक्शन है वो पूरा फ्रेम में आ जाएगा। एक ही फ्रेम के अंदर मेरे पूरे एक्शंस आ जाएंगे। या कोई बैले डांसर है, डांस कर रही है, आप उसके हाथ का जो एक्शन है उसको अगर 1 सेकंड या 2 सेकंड का लॉन्ग एक्सपोजर देते हैं, तो उस 2 सेकंड के अंदर कम से कम 30-40 बार लाइट निकलेगी और 30-40 एक्सपोजर जो है एक ही फ्रेम के ऊपर आएगा। ये कितने एक्सपोजर आपको देना है वो आप इसके अंदर सेट कर सकते हैं। उतने टाइम की जो एक्सपोजर सेटिंग्स के पूरे एक्सपोजर के अंदर जो एक्शन है
वो डिफरेंट डिफरेंट एक्शन जो है एक ही फ्रेम के ऊपर आ जाएगा। वो इस तरह से होता है कि कैमरा जब आपका, अभी मैं इसको कैमरे की शटर स्पीड को 1 सेकंड के लिए कर देता हूँ। मतलब आप देखिएगा मेरा कैमरा 1 सेकंड के लिए खुलेगा और मैंने इसके अंदर जो फ्रिक्वेंसी है फ्लैश की वो 20 डाल दी है। तो मेरा देखिएगा फ्लैश जब मैं फ़ोटो खींचूंगा मेरा 1 सेकंड के लिए कैमरा खुलेगा और 20 बार फ्लैश निकलेगी उसमें से। मतलब ये वाला जो एक्शन है, कोई सा भी एक्शन है, वो उतनी बार फ्लैश उसके अंदर फ्लैश करके एक एक्शन के एक एक मोमेंट को एक ही फ्रेम के ऊपर कैद करती जाएगी। तो इस तरह के रिजल्ट्स आते हैं। अब इस तरह की जो फ्लैश होती हैं, चाहे TTL हो या इवन जो पावर एडजस्ट वाली फ्लैश होती है, उसमें भी अलग से एक प्रोविज़न रहता है इसको ऑफ कैमरा यूज़ करने के लिए। ऑफ कैमरा मतलब अभी तक जो हम फ्लैश को यूज़ कर रहे थे कैमरे पर माउंट करके, लेकिन अगर आपको थोड़े से एक अच्छे इफेक्ट देने हो फेस के ऊपर, नॉर्मली क्या होता है जब हम फ्रंट से फ़ोटो खींचते हैं तो पिक्चर थोड़ी सी फ्लैट आती है। अगर आपको एंगुलर लाइट डालनी है फेस के ऊपर तो फेस के ऊपर एक 3 डायमेंशनल इफेक्ट आता है, डेप्थ अच्छी मिलती है और शेडोज़ भी बहुत हद तक आप उस पर एलिमिनेट कर सकते हैं दूसरी तरफ से एक रिफ्लेक्टर लगाने के बाद। तो ऑफ कैमरा यूज़ कैसे किया जाता है उसके लिए मैं बताता हूँ। एक आपको अलग से एक ब्रैकेट मिलता है, आप इस ब्रैकेट पे इसको माउंट कर सकते हैं। ब्रैकेट पे लगाने के बाद इस फ्लैश को आप जहाँ चाहे वहाँ रख सकते हैं, या अगर आपके पास कोई जो स्टैंड है स्टैंड के ऊपर माउंट कर सकते हैं। साथ में इसमें अम्ब्रेला लगा सकते हैं, एज ए स्टूडियो लाइट भी यूज़ कर सकते हैं। और ये मिलता है आपको साथ में एक रेडियो ट्रिगर। अभी मैंने इसमें फुल पावर सेट किया हुआ है, तो अभी जब मैं इसमें पिक्चर लूँगा तो ये फुल पावर निकलेगी। लेकिन अगर इसी कंडीशन में मैं इसकी पावर को कम कर देता हूँ फ्लैश की, तो अभी मैंने 1/16 कर दिया है, तो ये पावर 1/16 निकलेगी। और अब मैं इसको अगर 1/128 कर देता हूँ तो पावर मेरी बहुत थोड़ी सी 1/128 निकली। मतलब ये पूरा मेरा जो रेडियो कंट्रोल है ये फ्लैश को कंट्रोल करता रहेगा। अब एक चीज़ मैं बता दूं यहाँ पे, जिसके पास भी इस तरह की फ़्लैश हैं, ओसाका की या थोड़ी सी लो बजट की जो TTL फ्लैश है, इनकी फ्लैश और इनका ट्रिगर ऑफ कैमरा में कंफर्टेबल नहीं रहता है। अगर आप चाहेंगे कि इसको मैंने ऑफ कैमरा रख दिया है और TTL मोड पर डाल दिया है और मैं अपने इस ट्रिगर से इसकी TTL फ्लैश को कंट्रोल करना चाहूँ तो वो इस फ्लैश में पॉसिबल नहीं रहेगा। ये आप याद रखिएगा, क्योंकि नॉर्मली लोग फ्लैश ले लेते हैं लेकिन बाद में फिर उनको फ्रस्ट्रेशन होता है कि ये वाला तो ऑपरेशन इसमें है ही नहीं, मैंने तो किसी को करते हुए देखा था, दूसरे फोटोग्राफर को करते हुए देखा था। बेसिकली वो इसलिए कर पाते हैं कि जो अच्छी फ्लैश, अच्छी मतलब थोड़ी सी जो महंगी फ्लैश होती हैं, उनका जो ट्रिगर होता है, उनका ट्रिगर जो है इस फ्लैश के साथ TTL में भी कंपेटेबल होता है। तो आपकी जो भी फ्लैश हैं, चाहे वो गोडक्स की हों या और भी किसी की, जो गोडक्स की V1 है, V1C Pro है, इस तरह की फ्लैश जो होती हैं उनके जो ट्रांसमीटर्स होते हैं वो इसके साथ में कंपेटेबल होते हैं। उनके ट्रांसमीटर में ही प्रोविज़न रहता है कि वो अपने यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं कि मुझे कितनी पावर चाहिए या मुझे कितना TTL पे यूज़ करना है या कितना ISO जो भी करना है वो इसमें। जैसे मैंने बताया था कि आपका अपर्चर और ISO जब आप कैमरे में फीड करते हैं तो फ्लैश में ऑटोमेटिकली कंपेटेबल हो जाता है, लेकिन इस वाली फ्लैश में नहीं हो पाएगा क्योंकि इसका आपस में किसी तरह का कोई इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन नहीं है। लेकिन जो आपके जो दूसरे फ्लैश है जिसमें कि आपका जो ट्रांसमीटर है वो इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्टेड रहता है इस फ्लैश के साथ में, और ये जो ट्रिगर रहता है और ये जो फ्लैश रहती है आपस में फ्रिक्वेंसी से कनेक्टेड रहते हैं। तो इसके अंदर के जो भी कनेक्शंस रहते हैं वो फ्लैश में भी आ जाता है। तो जब भी आप इसको TTL मोड यहाँ पर अपने ट्रिगर में डालते हैं तो यहाँ पे TTL हो जाता है, जब यहाँ पे इसको मैनुअल डालते हैं तो ये मैनुअल हो जाता है। जबकि अभी आपने देखा होगा मुझे फ्लैश में जाके मैनुअल करना पड़ता है या फ्लैश में जाके मेरे को पावर कम ज़्यादा करना पड़ता है। उस वाले केस में जब आपके पास इस तरह का ट्रांसमीटर रिमोट रहेगा, उस केस में आपको फ्लैश के पास नहीं जाना रहेगा। फ्लैश को आप एक जगह रख दीजिए कहीं भी और सारा कंट्रोल आपके हाथ से आपके ट्रांसमीटर से हो जाएगा। लेकिन डेफिनेटली उस चीज़ के लिए आपको थोड़े से ज़्यादा पे करना पड़ेगा। इस तरह की फ्लैश जो है
4 से लेकर 6000 तक की रेंज में आ जाती है। ये फ्लैश जो गोडॉक्सी V1C या V1 Pro है, ये जितनी भी फ्लैश है सब 15,000 से ऊपर की फ्लैश है। तो आपकी जैसी ज़रूरत हो उसके हिसाब से आप अपना फ्लैश चूज़ कर सकते हैं। अब इस तरह की फ्लैश में एक अरेंजमेंट और रहता है, इसका जो मोड सिलेक्शन है उसमें जब आप जाएंगे और इसको जब आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पाएंगे S1 S2 लिखा हुआ आ जाता है। तो जैसे ही आपका S1 आता है, S1 के ऊपर आप छोड़ दीजिए इसको, और उसके बाद आपके कैमरे की जो फ्लैश होती है वो इसको सिंक्रोनाइज कर देगी। मतलब कोई भी फ्लैश अगर स्पार्क होगी, नॉट ओनली दिस फ्लैश, कोई सी भी फ्लैश अगर बर्न होगी, स्पार्क करेगी, तो ये अपने आप स्पार्क हो जाएगी। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। इन दोनों के बीच में आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं इस फ्लैश को चलाता हूँ ये वाली फ्लैश चालू हो जाती है। आप एक चीज़ और देखिएगा, अगर आपकी फ्लैश में यहाँ पर जूम लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर की निकलने वाले जो बीम है, अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस शॉट लेना है तो उसके हिसाब से वो कन्वर्ज हो जाती है। मतलब जैसे कि अगर मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट करीब करीब 30 फीट की दूरी पे है या 40 फीट की दूरी पे है, तो उतनी दूर पे पिक्चर लेने के लिए आपको पूरी फ्लैश का जो स्पार्क है उसको वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उस केस में क्या है, आप अपने अंदर की जो निकलने वाली लाइट है उसको आप कन्वर्ज कर सकते। अभी आप देखेंगे इसके अंदर से निकलने वाली लाइट ज़्यादा दूर तक जा रही है। अब इसको जैसे जैसे मैं रिड्यूस करता जाऊंगा, अभी देखिए 35 mm पर आ गई। 35 mm पे ये लाइट निकलने वाली थोड़ा सा कम वाइड होगी, और जैसे जैसे मैं इसको कम करता जाऊंगा, अभी ये 135 mm पे कर दिया मैंने, तो अब ये लाइट और नैरो हो जाएगी। और उसके बाद जब मैं इसको ये 180 mm पे कर दिया, 180 mm मतलब जूम बिल्कुल मेरा जो बिल्कुल सामने बिल्कुल ऑब्जेक्ट इतनी दूरी पे है कि मुझे इधर उधर लाइट वेस्ट नहीं करनी है, तो उस केस में मेरा ये जूम लाइट काम आएगी। मतलब वो बिल्कुल पिन पॉइंटेड सामने वाले ऑब्जेक्ट तक जाएगी। तो जिस समय आपको से अपने 200 mm का जूम लगा रखा है या 150 mm का जूम लगा रखा है, और उससे अगर आप फ्लैश से फ़ोटो लेना चाहते हैं तो आप इस तरह की अपने फ्लैश को भी कन्वर्ज कर सकते हैं। तो आपके लाइट फ्लैश की निकलने वाली लाइट जो है बिल्कुल शार्प, बिल्कुल कन्वर्ज होकर उस पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुंचेगी। तो ये वाला जो अगर आपके फ्लैश के अंदर जूम ऑप्शन दिया हुआ है, उसको आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी एक टीटीएल फ्लैश से जुड़ी हुई सारी जानकारियाँ। उम्मीद करते हैं कि टीटीएल फ्लैश से रिलेटेड आपको जितने भी क्वेरीज़ होंगे, जितने भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा भी अगर आपके दिमाग में कोई प्रश्न उठता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं कोशिश करूँगा उसका आंसर देने की। और इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो आप हमसे पूछिए, हम अपने तरीके से आपको आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले थर्सडे को शाम 4 बजे फिर से। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्ते, जय हिंद।